Hello. Good evening, everyone. Good evening. A very good evening to everyone. बस 1 मिनट. All right. Good evening, everyone. क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? Am I clearly audible? क्या आप सबको वीडियो क्लियर दिख रहा है? वीडियो क्लियर दिख रहा है? वीडियो भी क्लियर दिख रहा है. मैंने अभी आपसे एक स्क्रीन शेयर किया है. क्या वो भी क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तीनों चीजें क्लियर है. ऑल डन, फाइन. क्लास शुरू करने के पहले कुछ एक बातें जो मैं रिपीट करूंगा अभी कुछ दिन तक. एक, आप होमवर्क कॉपी जरूर बना लें. मुझे उम्मीद है आप सबने होमवर्क कॉपी बना ली होगी. ठीक है, होमवर्क कॉपी जरूर बना लें. एक एक सवाल करते रहें. कोई भी सवाल का डाउट आता है मुझसे पूछते रहें. एक बच्चे ने लिखा, सर व्हाट्सएप पे डाउट पूछा था, अभी तो रिप्लाई नहीं आया. बेटा मैं आपको बता दूं, कल से मेरे पास 250 मैसेज से ज्यादा है. ठीक है, तो कई बार जो मैसेज टॉप में होते हैं उन्हीं पे ध्यान जाता है, जो मैसेज नीचे हो जाता है उस पर ध्यान नहीं जा पाता. तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कभी ऐसा होता है कि आपने कोई सवाल पहले पूछा था, मैं उसे देख नहीं पाया, या कभी ओपन किया तो उस समय रिप्लाई नहीं किया, फिर उसको बाद में करूंगा, वो ध्यान से उतर जाता है, तो आप मुझे एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क्स लिख के वहां पे सेंड कर दो, ताकि वो आपका जो मैसेज ऊपर आ जाएगा उसे फिर मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, तो उसकी आप चिंता मत करो. अगर फिर भी बहुत इमरजेंसी, आप मुझे तुरंत कॉल कर सकते हैं. अगर मैं कभी रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ या कॉल नहीं उठा रहा हूँ, उसके पीछे एक ही वजह है, मात्र एक वजह, मैं कहीं और बिजी हूँ. ठीक है, अदरवाइज अभी जब से डिजिटल सिनेरियो है, मैं हर वक्त फोन पे आपको अवेलेबल मिलूंगा. ठीक है, फाइन. तो आपने होमवर्क कॉपी बना ली होगी और आप मुझसे डाउट पूछते रहे, कभी भी किसी भी समय पूछते रहे. ठीक है, कोशिश करें लिमिटेड टाइम में पूछें. ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपन कर रहे हैं, किसी बच्चे ने कहा सर पिछली क्लास का 3 सवाल होमवर्क था. ऑलराइट, वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार. ठीक है, हैंडआउट की चिंता नहीं करें. नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा. उस लिंक की मदद से भी आप सारा होमवर्क डाउनलोड कर सकते हैं. अभी फिलहाल मैं क्लास वाइज आपको सेंड कर रहा हूं हैंडआउट. ठीक है, तो कुछ पिछली क्लास का होमवर्क था. वो होमवर्क क्या था? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कंसेप्ट का लेक्चर 4. बट उसके पहले कुछ होमवर्क था, वो देख लें. होमवर्क क्या था? किसी के पास कुछ सवाल का स्क्रीनशॉट हो तो मुझे शेयर करे, तो मैं समझ जाऊंगा होमवर्क क्या था. कौन सा सवाल था? हाँ, 3 मॉड्यूल भी है. मॉड्यूल का डिस्कशन एक साथ करेंगे बेटा. अभी आप करते रहिए, मुझसे एक एक सवाल आप मुझसे अलग से पूछिए पर्सनली. ठीक है, तो मैं अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के मोमेंटम में ले आऊंगा. अभी होता क्या है ना, आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है तो बहुत सारे बच्चे मोमेंटम में नहीं होते. जब आप मुझसे पर्सनली पूछ पूछ करोगे तो आप मोमेंटम में आओगे. ठीक है, डिस्कशन एक साथ करेंगे. 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई वाला. ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया मैं. 1 मिनट. ऑल राइट, ठीक है. मैंने लास्ट क्लास में आप सबको 3 होमवर्क दिए थे. अभी वो तीनों होमवर्क मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. ठीक है, सबसे पहला सवाल था 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई. लिसन, पहले मैं कल के पहले वाली क्लास के 3 होमवर्क दिए थे वो डिस्कस कर रहा हूं, फिर अपन आज की क्लास स्टार्ट करेंगे. राइट, और आज हम कुछ बहुत बेहतरीन सीखने वाले हैं. उसके पहले ये जो तीनों होमवर्क थे वो डिस्कस कर लें. सबसे पहला सवाल था अपने सामने, सबसे पहला जो सवाल था, द फर्स्ट क्वेश्चन जो था, सबसे पहला सवाल वो था 2 एलिमेंट वाला. ठीक है, तो उसको समझ लेते हैं पहले बेटा. मैं उसके 2 तरीके बताऊंगा. सुन रहे हैं आप सब लोग? ध्यान से सुनिएगा. जिनका आंसर आ गया अच्छी बात, जिनका आंसर नहीं है उनके लिए भी.
जहां तक मुझे याद है जो पहला सवाल था x y2 और x2y3 वाला, उसमें x की वैल्यू आती है 40 और y की वैल्यू आती है 30। ठीक है, x की वैल्यू आती है 40, y की वैल्यू आती है 30। फिर भी बता दूं, सोचने का दो तरीका है। अपने पास पहला कंपाउंड है xy2 और दूसरा कंपाउंड है x2y3, राइट? ऑलराइट, XY2 के नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.05 मोल। पहले बिल्कुल बेसिक तरीका, ऐसा सवाल नीट में आ चुका है, इसमें डिस्कस कर रहा हूं। 0.05 मोल, और यहाँ पे दे रखे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3.01 इंटू 10 की पावर 23। जल्दी समझ लो, मोल दे रखे हैं, इसके मोल नहीं, इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो इसके मोल भी कितने आ जाएंगे? 0.5 मोल। इसका मोल दिया है, इसका मोल दिया है, इसका वेट दे रखा है 5 ग्राम और इसका वेट दे रखा है 85 ग्राम, राइट? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, राइट? तो नंबर ऑफ मोल कितना दे रखा है? 0.05, वेट कितना है बेटा? 5, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा मैं x/2 का, तो कैसे लिखूंगा? x + 2y, ओके? उसी प्रकार से x2y3 का लिखते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो जाएगा 2x + 3y, ओके? 2x + 3y, दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन बनेगा, टू इक्वेशन टू अननोन, टू इक्वेशन टू अननोन। आप जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल टू आता है 40 और y इक्वल टू आ जाता है 30। इज दिस क्लियर? तो इस प्रकार से अपन इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका है, एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, बढ़िया तरीका है, ठीक है? वो तरीका क्या है जरा देखिएगा, ठीक है? इसे आप सबने समझ लिया क्या? इसी सवाल को सॉल्व करने का मैं एक और तरीका आपको बता रहा हूं बेटा, एक और तरीका बता रहा हूं, ठीक है? जरा देखिएगा। अपन ने क्या सोचा यार, ये जो XY2 है इसके 0.05 मोल है, ठीक है? इसके 0.5 मोल है, ठीक है? हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड के एक मोल का जो वेट होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। एक मोल का जो वेट होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है ना? एक मोल का जो वेट होता है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो अपन ने यही सोचा कि यार हमें यहां पे XY2 का, XY2 का और X2Y3 का काश एक एक मोल का वेट पता होता, तो इसके जो एक मोल का वेट होगा वो होगा x + 2y और इसके एक मोल का जो वेट होगा वो होगा 2x + 3y, राइट? तो मुझे पता है 0.05 मोल का वेट है 5 ग्राम, तो एक मोल का वेट होगा 5 अपॉन 0.05। बोलो हाँ या ना? ये एक मोल का वेट है ना? तो एक मोल का जो वेट होगा भैया वही तो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, तो x + 2y लिख दूंगा। क्लियर? तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, x + 2y = 100। इन द सेम वे दूसरे वाले में बात करेंगे अपन, तो कैसे कहेंगे? x2y3, यहाँ पे दे रखा है 0.5 मोल है ना, 3 × 10⁻³ तो कितने मोल हो जाएंगे? 0.5 मोल। 0.5 मोल का वेट है 85 ग्राम। अपने को मतलब किससे है? एक मोल से। तो एक मोल का वेट कितना होगा? 85 × 2, इसका दुगना ना यार 0.5 का, तो कितना हो जाएगा? 170। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा? 2x + 3y। तो आप क्या कहोगे? 170 = 2x + 3y। दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 30। क्लियर? क्लियर? हाँ, जिसने जैसे भी मेथड किया वो तो सोचने का तरीका है ना। हम चाहते हैं कि आप इतने इतने फ्लेक्सिबल होना थॉट में कि किसी भी तरीके से सोचो, मजा आए, तो वो न्यूमेरिकल्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, राइट? उसी के बाद दूसरा सवाल था, जो दूसरा सवाल था वो था कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 5.6 लीटर ऑफ मोनोटॉमिक गैस एंड डायटोमिक गैस, ठीक है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 5.6 लीटर, ठीक है? 5.6 लीटर ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। पहले ऑप्शन में मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस, और दूसरे में है डाई एटॉमिक गैस, यही है ना? अपने को नंबर ऑफ एटम, ये तो बहुत आसान है। ये सवाल बताऊं क्या? मेरे ख्याल सबसे बन गया होगा ये। क्या ऐसा कोई है जिससे सवाल नहीं बना? रेज योर हैंड। क्या ऐसा कोई है जिससे सवाल नहीं बना? जिससे सवाल नहीं बना बिना किसी, यहां तो आपका कोई कोई संकोच की बात नहीं है। रेज योर हैंड अगर आप सवाल नहीं बना, फाइन, ये सवाल आप सबसे बन गया है। एंड द करेंट, किसी से सवाल नहीं बना, रेज योर हैंड।
ठीक है, जिनसे नहीं बना, मैं देख रहा हूं 3 बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं, उनको बता रहा हूं मैं। देखिए 5.6 लीटर मोनोटॉमिक डायटोमिक, यार कितना आसान है। 5.6 लीटर मतलब कितने मोल, याद होना चाहिए। 22.4 लीटर, यानी कि ये एक मोल। मैं फॉर्मूले से नहीं बता रहा हूं, फॉर्मूले से बताऊं तो इसे अपन फॉर्मूले से अगर करना चाहें तो कैसे कहेंगे, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो भैया 1/4। मोल कितने, 1/4। पर अपने से पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम। इमेजिन करिए एक मोनोटॉमिक गैस है, मतलब हीलियम जैसी गैस है, ठीक है। तो भैया जितने इस गैस के मोल हैं उतने तो उसके एटम होंगे, ठीक है। मतलब इसके जो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1/4 इंटू Na। क्लियर है क्या। फिर दूसरा है डायटोमिक गैस। अब मान लो यही N2 टाइप की गैस होती, तो मैंने कहा N2 गैस के 1/4 मोल है, गैस के 1/4 मोल है। और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2। तो मेरे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल है, 1/4 मोल। और मोल को अपन क्या लिख सकते हैं, Na। लेकिन सवाल हमसे मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, सवाल हमसे क्या पूछा है, एटम। तो एटम कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 इंटू Na। बोले तो Na/2। इज दिस क्लियर। चलिए, ये था दूसरा सवाल। जो तीसरा सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, 4 AMU 4 ग्राम एटम। ये बताओ तीसरा सवाल कितने लोगों को डाउट है, रेज योर हैंड। कितने लोगों को डाउट है तीसरे सवाल में, रेज योर हैंड। क्या तीसरा सवाल सबसे बन गया। मैं पहले ओरली बताता हूं, देखता हूं किसी को डाउट हो बताना। फर्स्ट ऑप्शन, ओरली बता रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑप्शन। सुनो सुनो सुनो, पहले सॉल्व करने की जरूरत हो तो बताना। फर्स्ट ऑप्शन 4 AMU। 4 AMU का मतलब है एक एटम। 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 क्लियर, यहां किसी डाउट तो नहीं। दूसरा ऑप्शन है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम को कन्वर्ट कर लो नंबर ऑफ मोल में, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेटिंग ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। तो 4/4 कितने मोल, एक मोल। पहले वाले में एक एटम है, दूसरे वाले में एक मोल है, यानी कि Na एटम है। पहले ऑप्शन में 1 एटम, दूसरे ऑप्शन में Na एटम, तीसरे ऑप्शन लिखा है 4 ग्राम एटम। भैया ग्राम एटम मोल ही तो होता है, ग्राम एटम तो मोल ही होता है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन में है 4 मोल। तो बताओ सबसे ज्यादा नंबर कहां, एक एटम कि Na एटम कि 4Na। 4Na इज द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर। ये था हमारा पिछली क्लास का सारा होमवर्क। आइए डिस्कस करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सबका मुझे ध्यान चाहिए। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज पावर सॉरी मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4। मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 4। ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 4 ऑफ मोल कंसेप्ट। और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। उसके पहले मैं देख लूं कहीं कोई न्यूमेरिकल छूटा तो नहीं था, कहीं कोई न्यूमेरिकल छूटा तो नहीं था, ठीक है। आप सबको स्क्रीन तो दिख रही ना बेटा, स्क्रीन दिख रही ना। क्या अपन ने न्यूमेरिकल कर लिया था लास्ट क्लास में, क्या अपन ने न्यूमेरिकल कर लिया था, फाइन, ये न्यूमेरिकल हो गया था, ये न्यूमेरिकल हो गया था। ऑलराइट, क्या ये न्यूमेरिकल कर लिया था, क्या ये न्यूमेरिकल कर लिया था। चलिए, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग बस आपके सामने स्क्रीन पे अगला सवाल है। मैं सबसे कह दूं बेटा, हर एक सवाल अटेम्प्ट करना है। न्यूमेरिकल एक दिन आपसे बनने लगेगा, उसकी गारंटी मेरी है। न्यूमेरिकल एक दिन आपसे बनने लगेगा, बस आप अटेम्प्ट करते चलो, पूरी ताकत से पूरी शिद्दत से सवाल को करो जरूर, ठीक है। आपके सबके सामने स्क्रीन पर एक सवाल है। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट कंटेन्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बेटा जिसको जो पुराना सवाल पूछना हो मुझसे अलग से पूछना, कॉल करके पूछना, क्लास के तुरंत बाद मुझे कॉल करना, तुरंत बाद, ठीक है। अभी अपन अब जो सवाल करें उस पर ध्यान दो बेटा, छोड़ो कल की बातें। अब जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है उस पर ध्यान दे। Determine the empirical formula of a compound that contains hydrogen, carbon, oxygen and nitrogen in the ratio of 1:3:4:7 by mass respectively. शानदार, बहुत अच्छे।
जिनसे नहीं बन रहा उनको मैं पहला हिंट दे रहा हूं, फर्स्ट हिंट। जिनसे नहीं बन रहा उनके लिए हिंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आपको मास का रेशियो दिया है, तो मान लो कि इसका वेट है 1x, मान लो इसका वेट है 3x, मान लो इसका वेट है 4x, मान लो इसका वेट है 7x। मान लो ना यार, रेशियो तो 1347 ही तो आएगा। जिनसे नहीं बना। अब तो क्या, मैंने कहा था चाहे वेट दिया हो, चाहे नंबर दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, अपने को कन्वर्ट किस में करना है, मोल में। चलो इसे कन्वर्ट करते हैं मोल। ये वेट दिया है तो x से x कैंसिल हो जाएगा। वेट अपॉन एटॉमिक नंबर, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक नंबर, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक नंबर, ऐसा करके मैं क्या निकाल रहा हूं, मोल। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 3 4 जा 4 4 जा 7 2 जा, तो H1 C1/4 O1/4 N1/2। सिंप्लीफाई करें क्या बन जाएगा बेटा, H4 C1 O1 N2, H4C1O1N2। पहचान कौन, आप मुझे बताइए, ये फेमस केमिकल कंपाउंड क्या है, ये फेमस केमिकल कंपाउंड क्या है, पहचानिए इसे। ये फेमस केमिकल कंपाउंड क्या है, शानदार जवाब। दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव रखी थी, यूरिया। यूरिया, यस दिस इज यूरिया। ऑलराइट, तो बेहद ही आसान सवाल, हमने किस में कन्वर्ट किया, मोल में, और फिर वहां से सिंपलेस्ट रेशियो बता दिया। यही इंपेरिकल फॉर्मूला है, वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, क्या आप सब तैयार हैं अगले सवाल के लिए, क्या आप सब तैयार हैं अगले सवाल के लिए। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। मैं एक बार सवाल पढ़ देता हूं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स CH एंड N। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। If the percentage of carbon is 6 times, if the percentage of carbon is 6 times of the percentage of hydrogen, मतलब हाइड्रोजन जितना है कार्बन उसका 6 गुना है, ऐसा है। And the sum of percentage of carbon and hydrogen is found to be 1.5 times. Sum of percentage of carbon and hydrogen is found to be 1.5 times of the percentage of nitrogen. Then determine empirical formula of the compound. Very good पूजा बेटा, very good। आप कई सवालों में आंसर देते हो, मेरे ख्याल से इस बार आपका आंसर सबसे पहले आया है। आपने आंसर पहले भी कई बार दिया, पर इस बार सबसे पहले आया है। वेल डन। इंपेरिकल फॉर्मूला का आंसर 481, ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं आप, 481 मार्क्स बता रहे हैं आपने। जिनसे सवाल नहीं बन रहा है उनके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं मैं। परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, परसेंटेज नाइट्रोजन। कार्बन का परसेंट हाइड्रोजन का 6 गुना है, तो हाइड्रोजन का x मान लो तो कार्बन 6x हो जाएगा, नाइट्रोजन को y मान लो। हिंट नंबर 1, ताकि आप सबसे बन जाए। बहुत सारे बच्चों का लाइन से जवाब आ रहा है यार, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है सम ऑफ परसेंट ऑफ कार्बन, जिनसे नहीं बना वो लोग सुनेंगे। सम ऑफ परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कार्बन का परसेंट कितना, 6x, हाइड्रोजन का परसेंट कितना, x। सम ऑफ percent of carbon and hydrogen is found to be 1.5 times of the percent of nitrogen, कितना, y। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 7x अपॉन 1.5। हमने कार्बन को भी, हमने हाइड्रोजन को भी, हमने नाइट्रोजन को भी x के फॉर्म में लिख डाला। अब तो सवाल में कुछ नहीं बचा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कार्बन कितना, 6x, हाइड्रोजन कितना, x।
नाइट्रोजन कितना 7x अपॉन 1.5। ये क्या है परसेंटेज कंपोजिशन। क्या परसेंटेज कंपोजिशन को हम वेट मान सकते हैं? मान सकते हैं 100 ग्राम का सैंपल मानते हुए। तो हमने इसे वेट मान लिया, एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। क्यों? ताकि मोल निकाल पाए। एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। 7 2 जा 14, 6 2 जा 12, C half H1 and 1/3, 1.5 to 2 3। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 6 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा C3 H6 N2, C3 H6 N2। पक्का? किसी कोई डाउट तो नहीं? And the correct answer is C3H6N2। देखो यार, अपन ने परसेंटेज कंपोजिशन सीखा, परसेंट क्या होता है का मतलब सीखा। अब जब परसेंटेज कंपोजिशन समझ गए तो किस प्रकार से परसेंटेज कंपोजिशन से हमने किसी अननोन सैंपल का एम्पिरिकल फॉर्मूला बताया, अभी वो सीखा। ठीक है, बट सर यार आप तो कहते थे कि दो तरह के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो किसी मॉलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। एम्पिरिकल फॉर्मूला महज एक रेशियो को बता रहा है, महज ये बता रहा है कि इसमें कितने कितने एटम का अरेंजमेंट था। लेकिन अगर मुझे किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल फॉर्मूला चाहिए तो मुझे क्या जानना होगा? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर यार किसी नई चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता कैसे करते हैं? कैसे पता करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? ठीक है, तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं किस प्रकार से एम्पिरिकल फॉर्मूला की मदद से हम अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करें। किस प्रकार से एम्पिरिकल फॉर्मूला की मदद से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करें। ठीक है, तो कैसे पता करें? एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, उसमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है। ठीक है, आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया है और आपको मॉलिक्यूलर वेट अननोन सैंपल का दिया है। बच्चे अक्सर मुझसे क्लास में डाउट पूछते हैं, सर यार परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो आपने हमें बताया था कि लैब में डिटेक्शन टेक्निक से पता कर लेते हैं। सर किसी भी अननोन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करते हैं? आप याद करो, क्योंकि आप सब 12th पढ़ के आए हो, आप लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो अननोन सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूलर वेट पता करने की टेक्निक्स है। दे आर टेक्निक्स, तभी उनका नाम होता था यूबलोस्कोपी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उन्हीं टेक्निक की मदद से, है ना, मैं शायद लास्ट क्लास में इस एसी का एग्जांपल लेके चल रहा था कि अपने सामने एसी का रिमोट है, ये हमने सैंपल लिया, सैंपल का परसेंटेज कंपोजिशन पता किया, मैंने पता किया भैया इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन सल्फर है, अब हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। तो हमने क्या किया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर लिया। मॉलिक्यूलर वेट पता कर लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है, समझना मेरी बात को। परसेंटेज कंपोजिशन पता कर लिया, टेम्पेरिकल फॉर्मूला पता कर लिया, अब मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर लिया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अपने को परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, अपने को मॉलिक्यूलर वेट दिया है, ये गिवन डाटा है। ये कैसा डाटा है? गिवन। और सवाल हमसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। क्लियर? तो ऐसा समझो कि आपको बेंजीन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया था, तो आपने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लिया CH, और आप सब जानते हो CH इज नॉट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम पहुंचे कैसे? लेकिन सवाल में आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 78। तो अपन ने क्या सोचा यार, एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है और एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो वेट आ रहा वो आ रहा 13, लेकिन भाई सवाल में दे रखा है 78। मतलब एक बात तो पक्की है कि जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कई गुना और एटम है, तभी तो 78 30 से बड़ा है। यहां पे हमें एक ऐसे नंबर को पता करना होगा, यहां पर हमें एक ऐसे नंबर को पता करना होगा जिसका मल्टीप्लाई मैं यहां पे कर दूं, 13 में कर दूं तो 78 बन जाए। तो कैसे पता करें? तो n इक्वल टू 78 अपॉन 13, तो नंबर आ गया 6। मतलब जैसे मैं 13 इंटू 6 करूंगा ये 78 हो जाएगा। मतलब जैसे मैं CH इंटू 6 करूंगा ये 78 के बराबर हो जाएगा, मतलब CCH6 हो जाएगा। मतलब हमने रूल बना लिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। n क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। अच्छा, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने को मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा, उससे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे।
एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट को डिवाइड कर देंगे, एक नंबर आ जाएगा, एक रेशियो का नंबर आएगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी मॉलिक्यूल का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन बताता है। मतलब ये जो एसी का रिमोट का सैंपल अपन ने लिया था, अपन ने इसका लेबोरेटरी में डिटेक्शन टेक्निक से पता किया, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लिया, और जब एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लिया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसका मॉलिक्यूलर वेट पता कर लिया, और एम्पिरिकल फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आ गया, फिर हमने इसका इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लिया। मतलब देखो यार, किस प्रकार से दुनिया में इतने सारे केमिकल सब्सटेंस का अपन ने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा। एक बच्चा कह रहा है सर ये एन क्या है? यार एन एक रेशियो है, एक रिलेशन है, एक फैक्टर है, जो मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना सिखा रहा है। जैसे बेंजीन के केस में आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकाला 13, बट जो 13 है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का वेट है, और एक्चुअल वेट क्या है? 78। तो 13 और 78 के बीच में रिलेशन कौन सा नंबर स्टैब्लिश कर रहा है? 6। तो हम समझ गए, अच्छा अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई होता तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर होता, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बराबर होता। सारी बातों की एक बात, सवाल में परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा, मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा, सबसे पहले एन पता करना होगा, एन का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ये जो एन है ये एक फैक्टर है, ये एन फैक्टर नहीं है भैया, ये एक फैक्टर है, ये एक रेशियो है, ये एक रिलेशन है इन दोनों के बीच का। जो एन आएगा उसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत समझे हैं तो आपके सामने एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल की मदद से इस केस को हम पूरा समझते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल की मदद से इस केस को हम पूरा समझते हैं। आप सबके सामने एक सवाल है, द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O and 180 AMU रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे इतिका बेटा। द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O and 180 AMU रिस्पेक्टिवली, what will be the molecular formula of the compound? आपने से क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, और अपने से पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कितना आसान है, वेरी वेरी सिंपल। बट क्योंकि ये भी एक कंसेप्ट तो अपने डिस्कस कर लिया, वेरी वेरी सिंपल। अपने को एम्पिरिकल फॉर्मूला EF दे रखा है CH2O, यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लेते हैं। एक कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन का 2, एक ऑक्सीजन का 16, जोड़ेंगे आएगा 30। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आ गया, मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 180, यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 180 अपॉन 30 बोले तो 6 आ जाएगा। सही है क्या? हमने कुछ देर पहले पढ़ा था एम्पिरिकल फॉर्मूला में एम्पिरिकल फॉर्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दो, तो CH2O में अपन ने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया C6H12O6, which is option number 3. So simple. All right. अब समय आ चुका है कुछ नया सीखने का। हमने परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह पे बात करी, एम्पिरिकल फॉर्मूला पे बात करी, इन सभी चीजों पे बात करी। नाउ इट्स टाइम टू लर्न समथिंग न्यू, नाउ इट्स टाइम टू लर्न क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नाउ इट्स टाइम टू लर्न मोल कंसेप्ट। अगले 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 7 से 8 मिनट, इवन 10 मिनट भी लग सकते हैं, मुझे आपका ध्यान चाहिए। और सवाल करेंगे बेटा, सवालों का ही तो चैप्टर है, बहुत सवाल करेंगे, पर कंसेप्ट बढ़ाते चले ताकि सवालों की लेवल भी बढ़ाते चले। ठीक है, सो नाउ इज द टाइम टू लर्न मोल कंसेप्ट। जैसा कि मैंने, अब आप सबका ध्यान चाहिए, टाइप अप करना बंद कर दे, लिसन केयरफुली, कॉपी में लिखना हो तो लिखेंगे लेकिन ध्यान से सुने। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का अपने पास 3 मेथड है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ना, मतलब क्वांटिटी बेस्ड, मतलब कुछ दे के कुछ पूछे,
ये रिएक्टेंट इतना है तो बताओ प्रोडक्ट कितना है, ये प्रोडक्ट इतना बना तो बताओ रिएक्टेंट कितना था। इतना कितना, इतना कितना, क्वांटिटी। क्वांटिटी बेस्ड सवाल करने के लिए अपने पास तीन मेथड हैं। नंबर वन इज मोल कंसेप्ट, अपने पास मतलब केमिस्ट्री में। नंबर वन इज मोल कंसेप्ट, नंबर टू इज पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, एंड नंबर थ्री इज कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक से बेहतर हर मेथड है, पर यही तीनों मेथड हैं जिनकी मदद से आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कोई भी सवाल कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट मेथड की अच्छाई ये है कि ये मेथड कभी फेल नहीं होता, ये मेथड सभी प्रॉब्लम में लगता है, ये मेथड ही हमारा सिलेबस है 99.99%। 99.99% में कह रहा हूं। कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी बहुत कम आता है, और पीओएसी तो आजकल अपडेटेड मेथड है, बहुत रेयरली आता है। तो अपने को तो मोल कंसेप्ट बहुत ढंग से समझना है, ठीक है। हम समझना चाहते हैं मोल कंसेप्ट। क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सवाल करना चाहते हैं। तो क्या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का मात्र एक मोल कंसेप्ट है? नहीं, ऐसे और भी कई कंसेप्ट हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? मोल कंसेप्ट। तो चलो सीखते हैं मोल कंसेप्ट। अगर आप मोल कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको समझना होगा मोल को, जो कि आपने समझा। अब आप समझना चाहते हैं स्टोइकियोमेट्री। मोल कंसेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड स्टोइकियोमेट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री, देन ओनली वी कैन अप्लाई मोल कंसेप्ट। मोल एक कंसेप्ट है, एक तरीका है, एक मेथड है जिसकी मदद से सवाल सॉल्व होगा, और वो तरीका सीखने के लिए आपको पहले स्टोइकियोमेट्री को समझना होगा। किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन, किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले का ये जो नंबर है, के पहले का ये जो नंबर है, इसे हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्री। यहां पे लिखा 1, सर 1 कहां लिखा है? कुछ न लिखा हो इसका मतलब 1, कुछ न लिखा हो इसका मतलब 1। अगर हम मोल कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने को स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। स्टोइकियोमेट्री होता क्या है? किसी भी रिएक्टेंट और किसी भी प्रोडक्ट के पहले का नंबर इन अ बैलेंस रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री होता है। सर आखिर स्टोइकियोमेट्री में इतना खास क्या है? खास बात क्या है? मैं आपको बताता हूं क्या खास बात है। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं आखिर इसमें खास बात क्या है। तो ऐसे समझिए बेटा, मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखी N2 प्लस H2 से बना अमोनिया। ये रिएक्शन जो कि बैलेंस नहीं है। अगर इस रिएक्शन को देख के मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बेटा क्या 1 मोल N2 का रिएक्शन करके 1 मोल H2 के साथ 1 मोल अमोनिया बनाता है, क्या सच में ऐसा हो रहा होगा? तो बच्चा कहेगा नहीं सर। जब कभी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, जब कभी रिएक्शन बैलेंस नहीं होती है, तो बैलेंस नहीं होने से हमें वो एक्चुअल में किस तरीके से हो रही है पता नहीं चलता। लेकिन अगर वहीं पे मैं इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूं, अगर मैं वहीं पर इस रिएक्शन को बैलेंस कर दूं, तो अब बैलेंस करके ये जो इसकी स्टोइकियोमेट्री है, ये मुझे उसके होने का तरीका बता रहे हैं। ये मुझे ये बता रहे हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन हो कैसे रही, और ये कह रहे हैं कि सर जब पहली बार एक N2 का मॉलिक्यूल आया होगा, H2 के 3 मॉलिक्यूल आए होंगे, कोलिजन थ्योरी से टकराए होंगे, तो कहीं जाके अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनाए होंगे। आज ये मैं कह पा रहा हूं क्योंकि रिएक्शन बैलेंस है, उसकी स्टोइकियोमेट्री को हम रिलेट कर पा रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू से कि सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, क्योंकि जब रिएक्शन बैलेंस होती है तभी उसकी स्टोइकियोमेट्री का कोई मतलब होता है। अब क्या क्या मतलब होता है वो बता रहा हूं। मैंने कहा हम सीखने वाले मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट सीखने के लिए अपने को समझना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्री। सर स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पहले वाला नंबर। सर कौन सी स्टोइकियोमेट्री? बैलेंस की, विदाउट बैलेंस? बैलेंस। सर बैलेंस की, मैंने कहा बैलेंस का ही तो मतलब है, विदाउट बैलेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बैलेंस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या है? बैलेंस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री में क्या क्या बताना चाहती है? एक बैलेंस रिएक्शन, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्री है, हमें क्या क्या बताता है? ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा, आप सबको हाँ या ना में जवाब देना है। ठीक है, लिख के ऑब्वियसली। ठीक है, ये रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है,
ये रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है, जब जब ये रिएक्शन होगी तब तब N2 का एक मॉलिक्यूल H2 के 3 मॉलिक्यूल से टकराया होगा, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बनाया होगा। जब जब ये रिएक्शन होगी तब तब N2 का एक मॉलिक्यूल H2 के 3 मॉलिक्यूल से टकराया होगा, तब तब अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बनाया होगा। बिल्कुल सही। जब जब ये रिएक्शन हुई होगी, सुनना नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, जब जब ये रिएक्शन होगी तब तब N2 का एक मोल H2 के 3 मोल से रिएक्शन किया होगा और अमोनिया का 2 मोल बनाया होगा। N2 का एक मोल H2 के 3 मोल से रिएक्शन किया होगा, अमोनिया का 2 मोल बनाया होगा। आप सहमत हैं स्टोइचियोमेट्री नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है? आप सहमत हैं स्टोइचियोमेट्री नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है? यस और नो? मैं ये भी तो कह सकता हूं जब जब ये रिएक्शन हुई होगी तब तब N2 का 1 लीटर H2 के 3 लीटर के साथ रिएक्शन किया होगा और अमोनिया के 3 लीटर बनाया होगा। N2 का 1 लीटर H2 के 3 लीटर से रिएक्शन करके अमोनिया का 2 लीटर बनाया होगा। जब जब ये रिएक्शन होगी तब तब इसका 10 लीटर इसके 30 लीटर से रिएक्शन करके इसका 20 लीटर बनाया होगा, क्योंकि सभी रिएक्टेंट ऑफ फ्लूइड गैसियस हैं, इसलिए मैं सीधे वॉल्यूम से रिलेट कर सकता हूं। मैं ये भी तो कह सकता हूं जब जब ये रिएक्शन होगी तब तब इसका 22.4 लीटर इसके 3 इंटू 20.4 लीटर रिएक्शन करके इसका 2 इंटू 20.4 लीटर बनाया होगा। मैं ये भी तो कह सकता हूं इसके 10 मोल इसके 30 मोल से इसके 20 मोल बनाए होंगे, इसके 100 मोल इसके 300 मोल से इसके 200 मोल बनाए होंगे। मोल हो चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे वॉल्यूम हो, एक बात तो पक्की है कि तीनों का जो रेशियो है वो 1:3:2 है, 1:3:2 है, 1:3:2 है। चाहे 1 लीटर बोलो, 3 लीटर बोलो, 2 लीटर बोलो, चाहे 10 30 20 बोलो, चाहे 22.4 या चाहे 3 इंटू 10.4 या 2 इंटू 10.4 बोलो, रेशियो तो 1:3:2 है। मतलब स्टोइचियोमेट्री हमें मोल का रेशियो बताता है, हमें मॉलिक्यूल का रेशियो बताता है, अगर गैसेस तो वॉल्यूम का रेशियो बताता है। अगला सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, ये रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है के हिसाब से, ये रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है के हिसाब से, जब जब N2 का 1 ग्राम रिएक्शन करेगा H2 के 3 ग्राम से तो अमोनिया का 2 ग्राम बनाएगा। क्या यह सही है? स्टोइचियोमेट्री कभी वेट ग्राम को रिप्रेजेंट नहीं करता स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में। सुनो सुनो सुनो, आप सबके मन में वहम बैठा है कि सर स्टोइचियोमेट्री वेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलो, स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में वेट रिएक्ट नहीं करता, स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में वेट रिएक्ट नहीं करता। मैं कहना क्या चाहता हूं, इधर देखो, N2H2NH3 1 मोल 3 मोल 2 मोल सही है, 20.4 3 20.4 2 20.4 सही है, 1 लीटर 3 लीटर 2 लीटर सही है, 1000 3000 2000 सही है, 1 ml 3 ml 2 ml सही है, 28 ग्राम 6 ग्राम 34 ग्राम सही है। 1 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम सही नहीं है, बट 28 ग्राम 6 ग्राम 34 ग्राम से वेट का तो रिएक्शन होगा, पर वो स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में नहीं होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री मोल को तो रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को तो रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को तो रिप्रेजेंट करता है, पर स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में वेट नहीं होता। क्लियर? ठीक है साहब, मोल कंसेप्ट समझना है तो स्टोइचियोमेट्री को समझना होगा। लो समझ गए, स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में ही रिएक्शन होती है, स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में ही रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, स्टोइचियोमेट्री के रेशियो में ही प्रोडक्ट बनता है। पर वो रेशियो मोल में चलता है, मॉलिक्यूल में चलता है, वॉल्यूम में चलता है, पर ग्राम में नहीं चलता है। 28 ग्राम 6 ग्राम 34 ग्राम कहना सही है, क्यों? क्योंकि 1 मोल का वेट कितना? 28 ग्राम, 3 मोल का वेट कितना? 6 ग्राम, 2 मोल का वेट कितना? 34 ग्राम। तो आप वेट में बोलो तो ऐसे बोलो, 1 ग्राम 3 ग्राम 2 ग्राम नहीं बोल सकते, 10 ग्राम 30 ग्राम 20 ग्राम नहीं बोल सकते। क्लियर? अब आएगा मजा। अच्छा, मतलब जो ग्राम है दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड स्टोइचियोमेट्री। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब सर इसका यूज कहां है? तो मैं अब आपको बताने वाला हूं
मैं अब आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मोल कंसेप्ट को लगाएं। कान खुले रखिएगा और आंखें भी खुले रखिएगा। किस प्रकार से मोल कंसेप्ट लगाएं मैं आपको सिखाने वाला हूं। हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट। सो तो नहीं गए। हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट, किस प्रकार से मोल कंसेप्ट अप्लाई करें। मोल कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए, लगाने के लिए सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा। सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। सभी डाटा को, हिंदी लिख दो थोड़ा चलेगा, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा। सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा। सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले, जहां बैठे भाई तेज से बोलेंगे, सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा। सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, बैलेंस करना होगा, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये चेक करना होगा, फिर ये चेक करना होगा। क्या? फिर ये चेक करना होगा इफ मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट। ये जो टॉपिक में ले रहा हूं ना, हाउ टू अप्लाई मोल कंसेप्ट, 7 मिनट तक सुनना, उसके बाद पूछना, तो सुनते चलो भी। फिर चेक करना होगा इफ मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट। इफ मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट, ये चेक करना होगा। सर क्यों चेक करना होगा बताता हूं। सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, पक्का लिखेंगे सर। बैलेंस करना होगा, वो भी करेंगे सर। डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा, वो भी करेंगे सर। फिर ये चेक करना होगा इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। इफ मोर देन वन रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, तो यहां पे दो केस बनते हैं। कभी कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, तो कभी कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट नहीं होंगे। केस वन, सिंगल रिएक्टेंट प्रेजेंट। केस वन, सिंगल रिएक्टेंट प्रेजेंट। जब मैं कहता हूं सिंगल रिएक्टेंट ना, तो बच्चों को लगता है कि साहब एक ही होना चाहिए। नहीं, एक ही हो कोई जरूरी नहीं है। या तो एक हो या तो दूसरा एक्सेस में हो। जब मैं कहता हूं केवल एक रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, तो बच्चों को लगता है एक रिएक्टेंट ही केवल प्रेजेंट हो। नहीं नहीं नहीं, या तो एक रिएक्टेंट प्रेजेंट हो या तो दूसरा वाला एक्सेस में हो। जब दूसरा एक्सेस में होगा तब भी यही केस वन होगा, मतलब सिंगल रिएक्टेंट वाला केस होगा। जैसे कंबशन के सवाल, कंबशन में बोला भाई हाइड्रोकार्बन का कंबशन है, तो कंबशन बोलते ही पक्की बात है कि साथ में ऑक्सीजन है। वो बताएगा नहीं लिख के क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। कंबशन है मतलब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एक्सेस ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोकार्बन है साथ में ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई, तो ऑक्सीजन एक्सेस में है, तो ये भी सिंगल रिएक्टेंट का ही केस हुआ। बराबर। तो केस वन, सिंगल रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, या तो दूसरे एक्सेस में होगा। अगर ये केस होगा तो अपने को सीधे यूनिटरी मेथड लगाना है। कैसे लगाना है, क्या करना है, अभी बताता हूं, 1 मिनट पहले बात कर ले करना क्या है। केस टू हो सकता है कि मोर देन वन रिएक्टेंट प्रेजेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है, तो कोई कम तो कोई ज्यादा है, कोई कम तो कोई ज्यादा है। तो कोई पहले खत्म होगा तो कोई बाद में खत्म होगा। जो पहले खत्म होगा उसके खत्म होने से रिएक्शन रुक जाएगी। कैसे? अरे हैबर प्रोसेस में, अमोनिया वाले में, मान लो मैं ऐसे कहूं कि N2 के 1 मोल को चाहिए इसका 3 मोल, तो बनेगा 2 मोल। बोल ठीक है साहब। N2 के 1 मोल को हाइड्रोजन का 3 मोल चाहिए, ना कम न ज्यादा। 1 मोल को 3 चाहिए, एक आएगा तो उसका भी 3 आएगा, तभी काम बन पाएगा। तो इसके 2 मोल को 6 मोल चाहिए। मान लो इसके 2 मोल है पर इसके 5 मोल है, इसके 5 मोल है, तो कम किसके पड़े? हाइड्रोजन के। तो पहले खत्म कौन होगा? हाइड्रोजन। तो पहले खत्म कौन हो गया? हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन पहले खत्म हो जाएगा तो क्या रिएक्शन अभी भी चलती रहेगी? नहीं। अरे जब उसके करस्पॉन्डिंग उतना होगा तब ना रिएक्शन आगे चलेगी। मतलब जब कभी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा
कोई कम तो कोई ज्यादा होगा, कोई पहले खत्म होगा, उसके खत्म होने से रिएक्शन रुक गया होगा, जिसके खत्म होने से रिएक्शन रुक गया होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट एलआर होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट एलआर होगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट एलआर होगा। और हमें एलआर पता करना होगा, और एक बार एलआर पता चल जाएगा तो प्रोडक्ट का आंसर एलआर से ही देना होगा, प्रोडक्ट का आंसर एलआर से ही देना होगा। सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये चेक करना होगा कहीं एक रिएक्टेंट तो नहीं, कहीं एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो नहीं। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो उसमें से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसे पता करना होगा, और जब लिमिटिंग रिएजेंट का पता चल जाएगा तो सभी सवालों का जवाब उसी से देना होगा। सर आखिर ये कैसे होगा, सर आखिर ये कैसे होगा? मैंने कहा ना 7-8 मिनट सुनते चलो ध्यान से भी। सर आखिर ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा। सर पहले ये बताओ कि लिमिटिंग रिएजेंट हम पता कैसे करें? आपने कहा कि सर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो उसमें कोई लिमिटिंग रिएजेंट होगा, पता करना। सर पता कैसे चले करेंगे? यहाँ पे एक वर्ड गलत लिखा हुआ है, मैं पिछले बैच में बताया, लेसर अमाउंट। ये लेसर अमाउंट नहीं होना चाहिए। लिमिटिंग रिएजेंट आखिर होता क्या है? सुन रहे हो क्या? बोलो यस और नो। सुन रहे हो क्या? ठीक है, सुन रहे हैं आप सभी। सो तो नहीं गए? ऑल राइट, मैं आपको बताने वाला हूं एलआर क्या होता है, कैसे पता चलता है, और जब एलआर पता चल जाता है तो फिर कैसे हम प्रोडक्ट और बाकी सभी का इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, तो एलआर होता क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है, विच लिमिट द रिएक्शन, जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है, विच लिमिट द रिएक्शन। सर लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है। रिएक्शन को लिमिट करने का मतलब क्या है? रिएक्शन को लिमिट करने का मतलब है जो रिएक्शन को रोक देता है। वो रिएक्शन को कैसे रोक देता है? वो पहले खुद खत्म हो जाता है, विच कंज्यूम अर्लीस्ट इन द रिएक्शन। जो पहले खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है। जो कम है वही पहले खत्म हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। कैसे? मैं अभी समझाता हूं। कहानी अपनी ऐसी चल रही कि भैया मोल कंसेप्ट लगाना है, मोल कंसेप्ट लगाना है तो एक रिएक्टेंट है तो कोई लफड़ा नहीं, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे बताता हूं। केस तो तब बनता है जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। अब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उसमें कोई एलआर होगा, जब उसमें कोई एलआर होगा तो सर पता कैसे होगा? तो अपन ये पता कर रहे हैं एलआर है कौन, एलआर का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट होता है जो रिएक्शन को लिमिट कर देता है। जो रिएक्शन को लिमिट करता है वो पहले खत्म होता है। तो कई बार बच्चों, और ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, जिसे मैं असर्शन रीजन जैसे सवाल पूछ सकता हूं कि क्या जो कम होगा वही पहले खत्म होगा, ये ऐसा कोई रूल नहीं है यार। कैसा मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, तो पहले मैंने ये कहा कि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को रोक देता है, उसके खत्म होने से रिएक्शन रुक जाती है, और एक बार जब हमें एलआर का पता चल जाता है तो सभी सवालों का जवाब एलआर से देना होता है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कैलकुलेटेड यूजिंग एलआर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, सर एलआर का पता कैसे करें? ये बता दो आप पता कैसे करें। तो आप मेथड देखेंगे, मैं किस मेथड से आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। एलआर का पता करता हूं, कैसे पता करता हूं जरा सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए यहां मैं ये भी समझाऊंगा कि हमेशा कम वाला एलआर हो कोई जरूरी नहीं है। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है A+3B गिव्स 4C, राइट। मान लीजिए ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस है, मान लिया क्या, ये रिएक्शन बैलेंस है। मान लेते हैं ए के हैं 5 मोल, मान लेते हैं बी के हैं 10 मोल। ए के कितने मोल? 5 मोल। बी के कितने मोल? 10 मोल। अब वो बच्चा जो ये सोचता है कि कम वाला एलआर है, उससे मैं पूछता, कम वाला एलआर है, उससे मैं पूछता कि बताओ एलआर कौन है, वो क्या कहता? 5। अरे भैया कम है ना। नहीं, एलआर पता कैसे करे पहले वो सुन लो। तो मैं आपको एलआर पता करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स, सुनिएगा ध्यान से, आप गलती करते हैं एक, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्री करो। क्या करो? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइशियोमेट्री। इसके कितने मोल? 5, 5/1 कितने मोल? 10, 10/3। तो ये जो रेशियो आएगा क्या आएगा? रेशियो कितना रेशियो आया? 5।
इसका कितना आया 3.33। जिसका रेशियो छोटा होगा, स्मॉलर इज द रेशियो, जिसका रेशियो छोटा होगा, स्मॉलर इज द रेशियो, विल बी LR, विल बी लिमिटिंग रीजन। तो आप मुझे बताओ किसका रेशियो छोटा है, बी का। तो बताओ LR कौन, बी। बताओ LR कौन, बी। कम कौन था, ए, फिर भी LR कौन है, बी। पहले खत्म कौन होगा, बी। तो भैया जो कम अमाउंट में हो शुरू से पहले खत्म हो कोई जरूरी नहीं है, वो स्टोइचियोमेट्री डिसाइड करता है यार। क्लियर? ठीक है साहब, अपन LR ऐसे पता करेंगे। अब LR पता कर लिया, अब बच्चा यहाँ गलती क्या करता है वो सुन लो। जब स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करते हैं, राइट, तो न्यूमेरिकल करते समय वो जल्दबाजी में ये जो रेशियो आता है उसे ही मोल मान लेते हैं। तो याद रखिएगा, रेशियो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मोल, रेशियो विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मोल। वो तो महज एक तरीका है, ये तो महज एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम LR पता कर रहे हैं। मोल तो इसके 5 थे, मोल तो इसके 10 थे, और प्रोडक्ट का डिसीजन इन्हीं मोलों से दिया जाएगा, इन रेशियो से नहीं दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है? ठीक है क्या? ये एक ट्रिक है, ऐसा मानो ना कि ट्रिक है, अपन LR पता करने का ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है? तो जिसका रेशियो छोटा वही LR होगा। अरे हाँ यार, हाँ। तो अपन ने कहा कि साहब सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे, बैलेंस करेंगे, डाटा को मोल में कन्वर्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे कहीं एक ज्यादा रिएक्टर नहीं है तो LR है, LR है तो सभी सवालों का जवाब LR से ही देना होगा। कैसे? मैं सबसे पहले 2 एग्जांपल लूंगा। जो पहला एग्जांपल लूंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से हम सवाल करते हैं, और दूसरे एग्जांपल में मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? तो पहले दोनों एग्जांपल आप समझ लो, फिर मैं आपसे सवाल पूछूं उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है बच्चों? हेलो। तो पहले आप दोनों समझ लीजिए, ऑलराइट? तो आपके सामने पहला सवाल है, इन हैबर प्रोसेस, सिंपल वाले मैं कर रहा हूं ना, सबसे सिंपल सवाल है, टफ वाले आप करिएगा, ऑलराइट? इन हैबर प्रोसेस इफ 10 मोल ऑफ H2 इज रिएक्टेड, हैबर प्रोसेस है, H2 के 10 मोल की रिएक्शन हुई, देन फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। चलो अभी इसको अपन मोल निकाल लेते हैं, ठीक है? वेट अगले सवाल में निकालेंगे तो 2 सवाल बन जाएंगे। देन फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, राइट? सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज मोल ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस, and what given is mole of H2. Luckily, reaction is not given. So we are free to write reaction in our way. तो मैंने रिएक्शन को लिखा, N2 plus H2 gives ammonia. सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, तो लिख लिया। उसे बैलेंस करना होगा, क्या हमने बैलेंस किया? नहीं किया, चलो कर लेते हैं। तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। रिएक्शन को बैलेंस कर लिया, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा। सर ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है, कोई लोड ले रहे हो। तो H2 कितने मोल है बच्चों? 10 मोल। क्या N2 के बारे में कोई जानकारी दी है? नहीं दी है। जब कभी किसी रिएक्टेंट के बारे में जानकारी नहीं दी होती तो या तो वो नहीं होता या तो वो एक्सेस में होता है, पर क्योंकि यहाँ पे N2 है, हम मान के चलेंगे वो एक्सेस में है। जब एक्सेस में है तो ये सिंगल रिएक्टेंट का केस हो गया, ये LR का केस नहीं है, ये LR का केस नहीं है, ऑलराइट? तो ये कितने हो गए बेटा मोल? 10। इसको अपन ने किस मान लिया? एक्सेस में। हमें किसकी मोल बताने हैं? अमोनिया की। अब कैसे बताएंगे सुनिएगा, ऐसे बताएंगे, ये रिएक्शन जो कि बैलेंस है, ये रिएक्शन जो कि बैलेंस है के हिसाब से जब जब 3 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट करते हैं तब तब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। ये रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड है, जो कि बैलेंस्ड है के हिसाब से जब जब 3 मोल ऑफ H2 रिएक्ट करते हैं तब तक 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनते हैं। यानी कि 1 मोल ऑफ H2 बनाएगा 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया, यानी कि 10 मोल्स ऑफ H2 बनाएगा 2/3 into 10 मोल्स ऑफ अमोनिया, बोले तो 20/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। अच्छा, ये जो हमने किया ना, ये यूनिटरी मेथड है। सर आपने क्या किया? ये 3 बनाता है 2, तो 1 बनाएगा 2/3, तो 10 बनाएगा 2/3 into 10। बचपन में आप सवाल किया करते थे, एक बंदा एक काम को करता है एक दिन में, एक बंदा एक काम को करता है एक दिन में, तो बताइए 5 बंदे उसी काम को कितने दिन में? तो 5 बंदे उसी काम को कितने दिन में? ये उसी टाइप का सवाल है। एक कुछ बच्चे कह रहे हैं 1, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1/5। अरे क्या पता चारों आलसी हो बाकी तब, है ना? तो ऐसा कोई रूल नहीं होता बंदों के केस में, फिलहाल यहाँ पे रूल है।
तो दिस मेथड इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं इसे? यूनिटरी मेथड। तो अगर सिंगल रिएक्टेंट है तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगा यहां से। अब प्रॉब्लम क्या थी ना बेटा, कि ये जो अपन ने किया ना, 3 मोल देता है 2 मोल, तो 1 मोल देगा 2/3 मोल। कुछ बच्चों को ये डिफिकल्ट लगता है, सर यार ये झमेला है। और सच बताऊं, जब आप प्रॉब्लम जल्दबाजी में सॉल्व कर रहे होते हैं, हरी में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो इस मेथड में गलती हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 1/4, यहाँ लिखा है 4/5, तो आप उल्टा पुल्टा कर देते हो। तो आपको मैं इसी सवाल करने का एक और तरीका बताता हूं, ठीक है। वही सवाल है, तरीका दूसरा है। ऑलराइट, तो दूसरा मेथड क्या है उसी सवाल करने का? सबसे पहले रिएक्शन को लिखिए, उसे बैलेंस करिए, ठीक है। रिएक्शन को लिख लिया, बैलेंस कर लिया। A moles of A plus B moles of B gives C moles of C plus D moles of B, राइट। ये जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, स्मॉल c है, स्मॉल d है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। और a b c d क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो उन्हीं सवालों सॉल्व करने का तरीका ये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबका ध्यान चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? A का मोल अपॉन A की स्टोइचियोमेट्री, B का मोल अपॉन B की स्टोइचियोमेट्री, C का मोल अपॉन C की स्टोइचियोमेट्री, D का मोल अपॉन D की स्टोइचियोमेट्री। मान लो सवाल में A दे के D पूछा होता, मान लो सवाल में A दे के D पूछा होता, तो मैंने A और D को रिलेट कर दिया होता। मान लो सवाल में A और B के बारे में पूछा होता, A दे के B पूछा होता, B दे के A पूछा होता, तो मैंने A और B को रिलेट कर दिया होता। मान लो सवाल में B और C की बात करता, तो B और C को लगाता, बाकी से भूल जाता। A का मोल अपॉन A का मोल अपॉन A की स्टोइचियोमेट्री, B का मोल अपॉन B की स्टोइचियोमेट्री, C का मोल अपॉन C की स्टोइचियोमेट्री, और D का मोल अपॉन D की स्टोइचियोमेट्री। ऑलराइट, तो इसी सवाल को देखो मैं एक दूसरे तरीके से करके बता रहा हूं, ठीक है। वो जो सवाल अभी हम कर रहे थे, उसी सवाल को आपको मैं एक दूसरे तरीके से बता रहा हूं। कुछ ऐसे, वही सवाल है। इन Haber process if 10 moles of H2 is reacted then find the weight of ammonia produced। तो अपन ने क्या क्या रिएक्शन लिख लिया। सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, ये मोल कांसेप्ट की जान है, इसके बिना मोल कांसेप्ट मत लगाना। और बच्चे जल्दबाजी में लगाते हैं, अभी आप भी कुछ देर लगाओगे, देखना मैं सवाल दूंगा। रिएक्शन को लिखना, उसे बैलेंस करना। रिएक्शन लिख डाला, बैलेंस कर डाला, आपने ट्रिक वाले मेथड सीख लिया, मोल ऑफ N2/1, मोल ऑफ H2/3, मोल ऑफ अमोनिया/2। किसका डाटा दिया है? H2 का। किसकी बात नहीं कर रहा? N2 का, भूल जाओ। तो H2/3 बराबर NH3/2। किसका मोल दिया है? H2 का। किसका पूछा है? NH3 का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू 2/3 into 10। इज दिस क्लियर? तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2/3 into 10। पर सवाल हमसे क्या पूछा है? वेट। तो वेट के लिए अपन क्या कर लेंगे? वेट ऑफ अमोनिया है ना, ये वेट है। तो वेट के लिए अपन क्या कर लेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट क्या हो जाएगा बच्चे? वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। सॉल्व होकर आंसर मिल जाएगा। आंसर आ गया 113.3। वही सवाल करने के दो तरीके, चाहे तो वैसे करो, चाहे तो ऐसे करो। इसमें कैलकुलेशन एरर कम होती है, तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे करो। बाकी आपकी जो इच्छा हो वैसे करो, करना जरूर है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अभी कुछ और एग्जांपल करेंगे, अभी कुछ और एग्जांपल करेंगे, तो वहां भी अपन देख लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और सवाल करते हैं। तो मैंने अभी तक आपसे क्या बात करी, फिर से लौटते हैं। मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था, अगर हमें मोल कंसेप्ट सीखना है, हेलो 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 2 मिनट, अगर हमें मोल कंसेप्ट सीखना है, तो सबसे पहले अपने को स्टोइचियोमेट्री समझना होगा, उसका इंपॉर्टेंस समझना होगा। समझ लिया? स्टोइचियोमेट्री कभी वेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, कभी ग्राम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर अपने को मोल कंसेप्ट लगाना है तो क्या करना है? सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, बैलेंस करना होगा, डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा, फिर ये चेक करना होगा कि उसमें एक रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। अगर एक रिएक्टेंट है तो सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जैसा मैं कुछ देर पहले कर रहा था, 3 से 2 एंड सो ऑन।
बट अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उसमें कोई एक एलआर होगा, एलआर का पता करना होगा और जो एलआर होगा उसी से आंसर देना होगा। सर एलआर कैसे पता करें? रेशियो वाली मेथड से। आप मोल को स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करें, जिसका मिनिमम रेशियो आएगा, जिसका मिनिमम रेशियो आएगा वही एलआर कहलाएगा। क्लियर? तो ये तो सारी बातें हो गई, ऐसे से पता करें। आइए अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे। 2 mole of N2 reacts with 3 moles of H2 in the given reaction, then find limiting reagent. 2 moles of N2 reacts with 3 mole of H2 in the given reaction, then find limiting। सबका आंसर चाहिए सवाल में यार, ये बिल्कुल सिंपल सवाल है ताकि आप सबका आंसर आ जाए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। रिएक्शन कहां है? लिखो खुद से रिएक्शन। नो लिमिटिंग रिएजेंट, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए जरा, 2 moles of N2 react with 3 moles of H2, क्योंकि रिएक्शन नहीं दिए तो हम आजाद है लिखने के लिए। N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस कर लिया, सबके मोल्स लिखने क्या? N2 कितने मोल? 2, H2 कितने मोल? 3। एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, कोई कम तो कोई ज्यादा होगा, जो पहले खत्म होगा वही एलआर होगा। चलो पता करते हैं एलआर कौन है। एलआर पता करने का अपने को रेशियो निकालना होगा, 2/1 3/3, 2/1 2 3/3 1। किसका रेशियो छोटा? कौन सा रेशियो छोटा? जो रेशियो छोटा होगा, स्मॉलर रेशियो विल बी एलआर, विल बी एलआर। तो बताओ एलआर कौन? H2। पहले खत्म कौन होगा? H2। प्रोडक्ट का डिसीजन कौन लेगा? H2। अगर आप सीख गए तो आपके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल। एक मिनट, इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन है तो मैं इसे मिटा देता हूं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने स्क्रीन पर। प्रीवियस सवाल में मास का आंसर रॉन्ग है। कितना है? 112 होगा ना यार। ठीक है, देख लीजिए, आपका कैलकुलेटर अच्छा होगा, ये कैलकुलेटर से करके देखिए। मेथड सीखिए बेटा, आंसर आप आराम से निकालते रहिएगा। कोई बच्चा कह रहा है कि पहले वाले सवाल में 112 होगा। ठीक है, देख लीजिए, टाइपिंग एरर हो सकती है। अगला सवाल आप सबके सामने स्क्रीन पर है। व्हाट अमाउंट ऑफ O2 रिएक्टेड विद 9 ग्राम Al कंप्लीटली रिएक्ट्स विद इट एंड फॉर्म Al2O3। मतलब O2 का कितना अमाउंट एल्युमिनियम के 9 ग्राम से रिएक्शन करे कंप्लीटली और Al2O3 बनाए। 24 इज द रॉन्ग आंसर। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब आया है, बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, देखिए मैं कर रहा हूं। सबसे पहले रिएक्शन को लिखेंगे, ये तो सबको समझ। अच्छा ये बताओ पहले, एक मिनट पहले ये बताइए, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनसे सवाल नहीं बना? रेज योर हैंड। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे सवाल नहीं बना? रेज योर हैंड, हाथ खड़े करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनसे सवाल नहीं बना? रेज योर हैंड। ओके, देयर आर सम स्टूडेंट्स, राइट, फाइन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सबसे पहले अपने को रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ओके, तो रिएक्शन लिखते हैं। ये तो सबको समझ में आ गया ना कि Al और O2 की रिएक्शन Al2O3 बनना। तो रिएक्शन लिख लेते हैं यार, Al प्लस O2 से बना Al2O3। रिएक्शन लिख लिया। ऑलराइट, अब रिएक्शन क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ कितने Al है? 1। यहाँ कितने? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। O2 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3/2। रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलो अब लगाते हैं मोल कंसेप्ट। सर ने कहा था रिएक्शन को लिखना, लिख लिया। बैलेंस करना, कर लिया। सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना, क्या किया? नहीं किया। तो चलो मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स, किसका? एल्युमिनियम का, अपॉन एटॉमिक वेट, किसका? एल्युमिनियम का। कितना आएगा? 1/3। मेरे पास Al के मोल आ गए, कितने? 1/3। चलो अपना शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। किसका डाटा दिया है? Al का। किसका पूछा है? O2 का। क्या देके क्या पूछा है? Al देके O2 पूछा है। इन दोनों पे अपना ट्रिक लगाते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al अपॉन 2
इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन 3/2। किसका मोल पूछा है? O2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ L कितना? 1/3। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/4। सवाल हमसे मोल पूछा है कि वेट पूछा है? वेट पूछा है। तो आप सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसका? O2 का। कितना होता है? 32। तो वेट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 32 विच कम्स आउट 8 ग्राम। ऑल राइट, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। When 10 gram calcium carbonate is strongly heated, then what will be volume of CO2 obtained at NTP? What will be volume of CO2 obtained at NTP? बहुत सिंपल सवाल है यार, ओरल पता, आप जब सीख जाओगे ना सारी चीज आप ऐसे करोगे। अच्छा 10 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट है 100, तो मतलब 0.1 मोल, तो CO2 0.1 मोल मतलब 2.24 लीटर। 2.24 लीटर इज द करेक्ट आंसर। 8.96 कहां से है बेटा आयुषी? चलिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ इस सवाल को करने का तरीका। 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा। सो कैल्शियम कार्बोनेट विल डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट। ये है सॉलिड, ये है सॉलिड, ये है गैस, उसे भी मतलब है नहीं। आप सबको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता दूं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 100। सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा, बैलेंस करना होगा, कर लिया। सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा। नंबर ऑफ मोल्स को वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 0.1। किसके मोल आ गए? इसका पूछा है। क्या दिया है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पूछा है? CO2। इन दोनों को रिलेट करो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। तो CO2 के कितने मोल? 0.1। हमसे पूछा क्या है? वॉल्यूम। अपन सब जानते हैं N इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा। आ जाएगा क्या? So volume is equal to 0.1 into 22.4 and the answer is 2.24 लीटर यार। अगर आप सीख चुके हैं, बहुत अच्छे, शानदार। अगर आप सीख चुके हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल, बढ़िया सवाल है। When 1 liter CO2 is passed over red hot charcoal, when 1 liter CO2 is passed over red hot charcoal and 1.4 liter gaseous mixture was obtained, what will be the composition of gases in the final gaseous mixture? ये सवाल ऐसा है, कुछ बच्चों को इसका आंसर याद होता है, शायद ये पहले अपने मॉड्यूल में था, अभी तो हटा दिया इस सवाल को। इसका आंसर बच्चों को याद रहता है। बड़ा फेमस सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। When 1 liter CO2 is passed over red hot, exactly रोशनी बेटा, बहुत अच्छे। When 1 liter CO2 is passed over red hot charcoal and 1.4 liter gaseous mixture was obtained, what will be the composition of gases in final gaseous mixture? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रिएक्शन नहीं लिख पा रहे, पहले बताइए। ऐसे कितने लोग हैं जो रिएक्शन नहीं लिख पा रहे? How many of you are not able to write the reaction? Raise your hand. All right, बेटा, अरे रेड हॉट चारकोल मतलब कार्बन यार, ये है CO2, उसको पास किया रेड हॉट चारकोल से, मतलब कार्बन सॉलिड से, चारकोल कार्बोनेट होता है, और दोनों की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। रिएक्शन को लिख लिया। बच्चे जल्दबाजी में रिएक्शन लिखते हैं, सवाल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, गलत हो जाता है। भैया रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ये बैलेंस नहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा 2CO। इज क्लियर? रिएक्शन लिख लिया सर, अब क्या? अब देखो कंडीशन क्या गिवन है। T इक्वल टू 0 पे CO2 के कितने लीटर है? 1 लीटर। समय बीतेगा, रिएक्शन होगी, दुनिया चलती रहेगी। किसी टाइम T पे CO2 के 1 लीटर में से कुछ खर्च होंगे। कितने खर्च होंगे? X। सर आपने X क्यों लिखा? 2X 3X क्यों नहीं लिखा? स्टोइशियोमेट्री के रेशियो में जाता है और स्टोइशियोमेट्री के रेशियो में आता है। इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी? 1, तो 1 माइनस 1x। यहाँ पे होता 2, तो मैं कहता 1 माइनस 2x। इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी? 2, तो यहाँ पे कितना? 2s। स्टोइशियोमेट्री रेशियो में जाता है, स्टोइशियोमेट्री रेशियो में आता है, स्टोइशियोमेट्री रेशियो में जाता है और स्टोइशियोमेट्री रेशियो में ही आता है। स्टोइशियोमेट्री रेशियो में जाता है और स्टोइशियोमेट्री रेशियो में ही आता है। क्लियर? तो CO2 ये तो सॉलिड है, तो इसके वॉल्यूम की तो बात अपन ने करनी नहीं है।
भाई हम गैसेस को रिलेट कर रहे हैं ना, तो इसका कितना लीटर हुआ 1 माइनस एक्स, इसका कितना लीटर हुआ 2x, इन दोनों का वॉल्यूम कितना दे रखा है 1.4, ये किसका है गैसियस मिक्सचर का। तो गैसियस मिक्सचर कौन है, एक ये गैस है एक ये गैस, ही तो सॉलिड है ना, इन दोनों की बात कर रहा है। तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 1.4, सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी 0.4, x की वैल्यू आ गई, हमसे CO का वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम ऑफ CO इक्वल टू 2x इक्वल टू 0.8 लीटर, volume of CO2 is equal to 1 minus x is equal to 0.6 liter. All right. गौरी बेटा कहां समझ में नहीं आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया, कई बच्चों ने आंसर बताया। अरे यार सबसे, चलिए एक बार फिर से सुनेंगे ध्यान से। सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, रिएक्शन को लिखने में किसी को डाउट है क्या? रिएक्शन को लिखने में किसी, सोनम बेटा ले लिया ना आपका नाम? रिएक्शन लिखने में किसी को डाउट है क्या? ठीक है, रिएक्शन लिखने में किसी को डाउट है क्या? नहीं है, रिएक्शन लिख लिया। अब शुरू में CO2 गैस कितना था 1 लीटर, शुरू में CO2 गैस कितना था 1 लीटर, तो ये 1 लीटर था। जब रिएक्शन होगी तो इसका वॉल्यूम घटेगा कि बढ़ेगा? जब रिएक्शन होगी तो CO2 घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। तो CO2 में के 1 लीटर में से कुछ कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। तो 1 माइनस कुछ होगा नहीं होगा? होगा। 1 माइनस क्या होगा? 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस एक्स होगा। सर 1 माइनस एक्स ही क्यों होगा? अरे 1 था उसमें से कुछ चला गया तो कुछ एक्स है। सर 2x 3x 4x क्यों नहीं है? क्योंकि स्टोइशियोमेट्री 1 है, स्टोइशियोमेट्री के रेशियो में ही जाता है, स्टोइशियोमेट्री के रेशियो में ही आता है। इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी 1, तो 1 में से कुछ चला गया 1 माइनस 1 एक्स, ये 1 लिखा है ना, 1 को अपन लिखते नहीं, 1 माइनस 1 एक्स, और कितना आया 2x। क्लियर? तो इसका वॉल्यूम कितना 1 माइनस एक्स, इसका वॉल्यूम कितना 2x। अब इमेजिन करो रिएक्शन हो रही है, वहां पे दो गैसेस हैं, एक है CO2 एक है CO, 1 माइनस एक्स प्लस 2x, ये तो टोटल वॉल्यूम है। तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x किसके बराबर है 1.4 के। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, सवाल में कोई बचा ही नहीं। इज दिस क्लियर? आप सबके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल, ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। मैं सवाल एक बार पढ़ देता हूं। 1.425 लीटर पेट्रोल, पेट्रोल गैस नहीं है लिक्विड है, ठीक है। 1.425 liter petrol is completely combusted in presence of oxygen. Calculate number of moles of O2 required if density of petrol is 0.8 gram per liter. If density of petrol is 0.8 gram per liter. If density of petrol is 0.8 gram per liter. कैलकुलेशन एरर है शायद, जिनका आंसर 125 आ रहा, एक बार अपना कैलकुलेशन चेक करें ढंग से, शायद आंसर बदल जाए। तसल्ली से चेक करिए अपने आंसर, कैलकुलेशन एरर नहीं चलेगा, कैलकुलेशन एरर नहीं चलेगा बेटा। जल्दी आंसर देना बहुत अच्छी बात है, पर सही आंसर देना उससे भी अच्छी बात है। सो योर आंसर मस्ट बी करेक्ट, नॉट इन हरी। अब इस सवाल में करेंगे क्या, जिनको बिल्कुल स्ट्राइक नहीं किया उनके लिए ये तो समझ में आ गया कि कंबशन का सवाल है ना। अब कंबशन का सवाल है और ऑक्टेन है, पेट्रोल है, तो ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है ऑक्टेन 8C8H88161718, ठीक है, ये ऑक्टेन है। अब वो कह रहा है कि ऑक्टेन का हुआ कंबशन, तो अपने को तो यार कंबशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो C8H18 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, ये हमने कंबशन रिएक्शन लिख ली। पर रूल होता है मोल कंसेप्ट लगाने का, रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 8 है 8 लिख दिया, 18 है 9 लिख दिया, 8 2 जा 16 9 25, यहाँ 25/2 लिख दिया। रिएक्शन को अपन ने बैलेंस कर लिया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहाँ पे डेंसिटी गिवन है। अब हम क्या सोच रहे हैं यार, रिएक्शन तो लिख लिया,
बैलेंस कर लिया। सर ने कहा था सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करो, यहाँ वॉल्यूम दिया है, तो कुछ बच्चे ऐसा करते हैं वॉल्यूम इक्वल टू 1.425 अपॉन 22.4। भाई ये रूल केवल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है यार, और वो भी एसटीपी एनटीपी कंडीशन पे। पेट्रोल यहाँ पे गैस नहीं है, आप ऐसे मोल नहीं निकाल सकते, आप ऐसे मोल नहीं निकाल सकते। तो सर फिर कैसे निकालें? अब आप सवाल के दूसरे डाटा को देखो। सवाल में डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है। अपन सब जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने क्या सोचा यार, काश इसका मास निकल जाए तो मास से मोल निकल जाएगा। मोल निकल गया तो फिर अपन वो फॉर्मूले से निकाल लेंगे मोल को। अब मेरा दिमाग काम कर रहा है कि अपन कैसे इसका मास निकालें। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। सही है क्या? डेंसिटी कितनी बेटा? 0.8। वॉल्यूम कितना है? 1.425। जरा आप सब मुझे मल्टीप्लाई करके बताना ये कितना आता है, ये कितना आता है बताइएगा जरा। 0.8 इंटू 1.425 ये कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 1.14, राइट? ये आ रहा है 1.14, है ना? ये आ रहा है 1.14 ग्राम। ऑलराइट, तो ये कितना आ गया? 1.14 ग्राम। ये मेरे पास आ गया मास किसका? ऑक्टेन का। पर मैं इंटरेस्टेड किस में? मोल में। तो अभी मैं किस में कन्वर्ट कर लूं इसे? मोल में। सो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। भैया यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 114, तो अपॉन 114। यहां से अपन ने सॉल्व किया तो कितना आ गया? 10 की पावर -2। नंबर ऑफ मोल्स कितने? 10 की पावर -2। लो खेल खत्म। इसका डाटा देके इसका पूछा है, इन दोनों को रिलेट कर देते हैं अपने ट्रिक से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन को लिख देता हूं पूरा मैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन स्टोइचियोमेट्री 1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन स्टोइचियोमेट्री 25/2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, जो कि कितना है? 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 into 25/2 is equal to 12.5 into 10 की पावर -2। 12.5 into 10 की पावर -2। 12.5 into 10 की पावर -2। 0.125 एग्जैक्टली। तो जिनका आंसर 125 आ रहा था, मैंने कहा था एक बार कैलकुलेशन चेक करिए। हाँ, कैलकुलेशन एरर नहीं चलेगा बेटा। ऑल राइट, अगर आप सीख रहे हैं और आपको न्यूमेरिकल करने में मजा आ रहा है तो आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पर एक अगला सवाल। लेकिन जो अगला सवाल मैं दे रहा हूं उसमें एक लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है, तो सवाल के साथ आपको मैं लॉजिक भी बताऊंगा और सवाल कैसे सॉल्व करने वो भी सिखाऊंगा। पर मैं देखता हूं पहले आप में से कितने बच्चों का आंसर आया। इस सवाल का भी तरीका वही है यार, रिएक्शन को लिखो, बैलेंस करो और फिर कंसेप्ट लगाओ। तरीका वही है, तो कैसे लगाओ एक डिफरेंट टाइप का सवाल है तो मैं समझाऊंगा, उसके पहले आप अटेम्प्ट करिएगा। (200 ml of gaseous hydrocarbon on complete combustion produces 800 ml of CO2 gas and 600 ml of water vapor under the same conditions of temperature and pressure. CO2 के 800 ml और उसके 600 ml. Then determine the molecular formula of hydrocarbon. Excellent श्रेया बेटा, बहुत अच्छे। दिव्यांशी आपका आंसर गलत आ रहा है, चेक करिए फिर से। ऋतु बेटा आपका भी आंसर गलत है। इतिका बेटा इसका आंसर गलत है, बाकी तो आप सही देते हैं। वैष्णवी आपका भी गलत है। चलिए ये सवाल कैसे करेंगे देखिएगा सब लोग। ये एक कंबशन का सवाल है, ठीक है? और कंबशन के सवालों को करने के लिए हमें अननोन हाइड्रोकार्बन को मानना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन ने अज्यूम किया कि जो अननोन हाइड्रोकार्बन है वो है C6H5, ठीक है? मैंने अज्यूम कर लिया कि जो अननोन हाइड्रोकार्बन है वो है C6H5। अब कंबशन हो रहा है, तो कंबशन हो रहा है तो रिएक्शन किससे हो रही है? O2 के साथ। तो क्या बनेगा? CO2 और H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, ठीक है? यहाँ कितने कार्बन है? X, तो यहाँ पे भी कितने कार्बन लिखूंगा मैं? X, ठीक है? कितने हाइड्रोजन है? Y, यहाँ ऑलरेडी 2 है तो क्या हो जाएगा? Y/2, ताकि कितना हो जाए? Y। हाइड्रोजन इधर Y, इधर Y रखने पड़ेंगे ना। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? 2x। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए? Y/2। यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री ऑलरेडी 2 है, एटॉमिसिटी, तो अपन क्या करेंगे? इसे अपॉन 2 कर देंगे। कितना हो जाएगा? x + y/4 O2, ठीक है? सबसे पहले अपन ने रिएक्शन को लिख लिया, उसे बैलेंस कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं
ऐसा हम पहले कर, ठीक है क्या। तो ये रिएक्शन को लिख के अपन ने बैलेंस कर लिया। अब उसके बाद होता क्या है, आप इसकी स्टोइचियोमेट्री को पढ़िए कैसे। वही जैसे यहाँ पे इसका 1 मोल CO2 के कितने मोल दे रहा है, x मोल। सुन रहे हो ना, थके तो नहीं, हेलो हेलो, सुन रहे हैं क्या आप सब, सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुन रहे हैं ना, ठीक है ठीक है। इसका 1 मोल CO2 के देगा x मोल, H2O के देगा y/2 मोल, सही है क्या। इसका 1 ml अगर गैसेस होगा तो इसका 1 ml CO2 के x ml y/2 ml, ठीक है क्या। तो इस प्रकार से हम लोग मोल और वॉल्यूम रिलेट कर सकते हैं। अब मैं सवाल पे आता हूं, ठीक है। आप सबका ध्यान चाहिए, मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है क्या। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले मैंने माना एक अननोन हाइड्रोकार्बन C6H5, इसकी रिएक्शन हुई O2 के साथ, तो ये बना लेगा CO2 प्लस H2O बना लेगा सर। रिएक्शन को बैलेंस कर ले, X तो X, Y यहां लिख दे y/2, यहां पे क्या लिखेंगे X प्लस y/4। ऑलराइट, अब देखते हैं 200 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, मतलब ये हाइड्रोकार्बन कैसा है, गैसियस। तो मैं क्या कहूंगा, सर C6H5 के 1 ml, सर C6H5 के 1 ml देते हैं CO2 के x ml। मैंने कहा सही है। तो सर 200 ml ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन CO2 के देंगे 200x ml ऑफ CO2। मैंने कहा सही है सर, ऐसे ही लॉजिक लगाते हैं H2O, मैंने कहा लगाओ सर। अननोन हाइड्रोकार्बन का 1 ml, सुनते चलिएगा, अननोन हाइड्रोकार्बन का 1 ml वाटर के देता है y/2 ml। तो 200 ml ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन वाटर के देगा 200 इंटू y/2 ml। यार यहां भी तो मैंने स्टोइचियोमेट्री से रिलेट किया, ठीक है क्या। तो इसी को मैं प्रिंटेड फॉर्म में कह रहा हूं, कैसे जरा देखिएगा आपके सामने सॉल्यूशन। सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, उसे बैलेंस किया और स्टोइचियोमेट्री से वॉल्यूम को रिलेट किया कुछ ऐसे। 1 ml CO2 के देगा x ml, वाटर के देगा y/2 ml, 1 ml x ml y/2 ml, 1 ml x ml y/2 ml। तो 200 ml 200 x ml 200 इंटू y/2 ml। क्या इस स्टेप में किसी को दिक्कत है, O2 एक्सेस में, कंबशन का मतलब ही होता है O2 एक्सेस में है, कंबशन का मतलब ही होता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O2 एक्सेस में। 1 ml x ml y/2 ml, तो 200 ml 200 x ml 200 इंटू y/2 ml। यहां किसी को डाउट तो नहीं, यहां किसी को डाउट तो नहीं, खेल खत्म। अब मुझे CO2 का वॉल्यूम दिया है, अब मुझे CO2 का वॉल्यूम दिया, कितना दिया 800, तो मैं क्या कहूंगा 200x इज इक्वल टू 800, तो x की वैल्यू आ गई 4। ऐसे ही वाटर का वॉल्यूम दिया 600, तो 200 इंटू y/2 इक्वल टू 600, y की वैल्यू आ गई 6, तो अपने सामने फॉर्मूला हो जाएगा C4H6, अपने सामने फॉर्मूला हो जाएगा C4H6। जहां जिनको आवाज नहीं आ रही वो लोग रिफ्रेश करते रहो ब्राउजर यार, ठीक है क्या। तो इस सवाल में हमने किया क्या, सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, उसे बैलेंस किया और फिर उसे हमने स्टोइचियोमेट्री की मदद से रिलेट किया। क्लियर। अगर आप सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर अगला सवाल, अगला सवाल। अच्छा टाइम हो रहा है क्या, मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, शेयर कर रहा हैंडआउट, 1 मिनट। आप तब तक इस सवाल को लिख के अटेम्प्ट करिए, मैं अभी हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, ठीक है, अभी हैंडआउट शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो लोग सवाल कर रहे हैं पहले सवाल लिख लो। इन हैबर प्रोसेस if 5 mole of N2 and 10 mole of H2 is taken, then find the weight of product formed, then find the weight of product formed। मैं लास्ट क्वेश्चन भी रिपीट कर दूंगा, उसके पहले मैं हैंडआउट शेयर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ बच्चे सवाल को करते रहें, तब तक मैं आपसे हैंडआउट शेयर कर रहा हूं आज की क्लास का, राइट। 2 मिनट लगेंगे, आप लोग सवाल अटेम्प्ट करते रहे, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूं।
आप सबके सामने एक अभी पॉपअप आया होगा, उस पॉपअप की मदद से आप आज के लेक्चर का हैंडआउट डाउनलोड कर लें। पिछली क्लासेस का हैंडआउट जिन्हें नहीं मिला है, मैं आपसे एक लिंक शेयर करूंगा, जो कि कल शेयर करूंगा, तो आप सबको वो सारे हैंडआउट मिल जाएंगे उस फोल्डर में। ठीक है, अभी मुझे वो फोल्डर बनाना पड़ेगा, तो मैं सारी फाइल्स वहां रख दूंगा, फिर वो सारे फोल्डर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर का जिनके पास नहीं आया वो अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें। आज के लेक्चर का हैंडआउट मैंने शेयर कर दिया बेटा। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। पिछले लेक्चर्स के लिए मैं आपको लिंक शेयर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बाकी सब बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अपन आते हैं पहले कल नेक्स्ट क्लास के होमवर्क के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लेंगे, फिर सवाल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा, होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा, सभी लोग होमवर्क लिख लीजिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से होमवर्क करेंगे। जब आप साल भर ईमानदार होते हैं अपनी पढ़ाई के लिए ना, तो कोई कोई ताकत, कोई भी फैक्टर आपको एग्जाम के पहले डाउन नहीं कर सकता है। बस आप ऑनेस्टी से होमवर्क करते रहे, मैं ही कह रहा हूं। आप बस मॉड्यूल के एक एक सवाल को सॉल्व करके टिक लगाओ। अगर एक ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस हो, आप तब रियलाइज करोगे मैंने क्या कहा था। बस आप एक एक सवाल को सॉल्व करो यार। ठीक है, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। आप बस सॉल्व करते रहे। होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए बिगनर बॉक्स 3 तक। मैंने पहले दिया था, जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लेंगे। आज की डेट पे बिगनर बॉक्स 3 तक हो जाना चाहिए। इलस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करेंगे जरूर। एक बार सॉल्व करके रखो, सारे कंसेप्ट देखो। आपका कैलकुलेशन एरर नहीं आना चाहिए, गलती होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन अप टू 30 करके रखना है, राइट। उसके बाद एक्सरसाइज 1 पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 1 आपको सॉल्व करना है अप टू 40, है ना। ये जो सारा का सारा होमवर्क है, सबके लास्ट में लिखा है तक 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 तक, बिगनर बॉक्स 3 तक, इलस्ट्रेशन 30 तक, एक्सरसाइज 1 40 तक। ऑलराइट, तो ये तो आप रहा आपका होमवर्क। अब आ जाते हैं हम सवाल पे। ठीक है, सवाल पे आ जाते हैं। आपके सामने जो प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन। In Haber process, if 5 mole of N2 and 10 mole of H2 is taken, then find the weight of product form। चलिए, सबसे पहले रिएक्शन के लिखना होगा। रिएक्शन का अपन ने लिख लिया। सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा। रिएक्शन लिख लिया, N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। 2 मिनट और बेटा, 2 मिनट और, कीप पेशेंस। 2 मिनट और, कहीं जाना नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। 2 मिनट और। ओके, सो सबसे पहले अपने रिएक्शन को लिखा। रिएक्शन लिखने के बाद उसे बैलेंस कर लिया। N2 के कितने मोल है? 5 मोल है। S2 कितने मोल है? 10 मोल है। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा, क्या हमें LR के बारे में सोचना होगा? सोचना होगा सर। तो चलिए रेशियो मेथड से LR पता करते हैं। 5/1, 5/1, 10/3, so this comes out 5 and this comes out 3.33। तो कौन सा रेशियो छोटा है? H2 वाला। तो कौन सा LR है? H2। so what is LR? H2, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग एजेंट। सबसे पहले रिएक्शन लिखना होगा, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा। अगर एक ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो एलआर पता करना होगा। एक बार जब एलआर पता चल जाएगा तो हमें सभी सवालों का जवाब एलआर देना होगा। अब हम क्या कहेंगे सुनिएगा। अब मैं अमोनिया का आंसर N2 से नहीं दूंगा, केवल H2 से दूंगा। तो क्या कहूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन 3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन 2, राइट। H2 के कितने मोल है बेटा? 10 मोल। ये रेशियो है, इसे मोल नहीं मानना है। कितने मोल है? 10। तो 10/3 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन 2। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया आ गए 2/3 इंटू 10। 2/3 इंटू 10। अरे तो पहले वाला सवाल हो गया। नहीं, आपसे पूछा क्या है? वेट। तो व्हाट इज द वेट ऑफ अमोनिया? तो 2/3 इंटू 10 इंटू 17, इट कम्स आउट 3.3 ग्राम के आसपास। ये पहले वाला ही तो सवाल हो गया। बिल्कुल करेंगे बेटा, जब हम ग्राम इक्विवेलेंट सीखेंगे तो उससे भी करेंगे। अभी फिलहाल अपन ने इससे सीखा है। ठीक है, ये रहा। इज दिस क्लियर? हाँ बिल्कुल, बधाई हो आप सबको, कल आएगा। फिलहाल दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, पॉइंट नंबर 1 होमवर्क करेंगे। लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग, लिसन केयरफुली। पॉइंट नंबर 1 होमवर्क करते रहे, पूरी ईमानदारी पूरी शिद्दत से। एक एक सवाल पे टिक करना है, जबरदस्ती टिक नहीं करना, सॉल्व करके टिक करना है।
ऐसा नहीं जबरदस्ती मॉड्यूल उठा टिक कर दिया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जितना पढ़ा है रिवाइज करते रहेंगे, रिसोर्सेज के लिए परेशान ना हो, सारी चीज आपको मिलती रहेंगी। ओके, सो जितना पढ़ा रिवाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी जिसको डाउट हो मुझसे तुरंत फोन करके पूछ लेना।